जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम निखिल उपाध्याय। हम अपनी क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस की वीडियो करते हैं। ये हमारा पार्ट 2 ऑफ द वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है? Thus, two different sets of reason can be given in favor of the power sharing. अब हम दो एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, दो सेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पावर शेयरिंग हमारे लिए जरूरी डिजायरेबल क्यों है। Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. अब बोलेंगे पावर शेयरिंग की वजह से क्या होता है, जब हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसकी वजह से क्या होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस होते हैं, जो लड़ाई होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाता है कोई भी दो सोशल ग्रुप्स के बीच में। जब सबको इक्वल पावर मिलेगी तो कभी भी लड़ाई होते हुए हम नहीं देखेंगे। तो ये चीज यहाँ पे बोल रखा है। Since social groups often lead to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. अब बोला गया है कि जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है इसकी वजह से हमें दंगे वगैरह देखने को मिलते हैं। फिर उसकी वजह से जो सरकार है वो अच्छे से चल नहीं पाती है। अगर हमें दंगे नहीं चाहिए, हमें सरकार अच्छे से चलानी है, तो इसी वजह से हमें स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखनी है। इस वजह से हमें पावर शेयरिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। Imposing the will of majority community over the other may look like an attractive option in short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. अब बोला गया है, देखो हम बोलते हैं कि मेजोरिटी कम्युनिटी है। अब यहाँ 100 लोग हैं, 100 में से अगर 60 लोग एक ए कम्युनिटी से हैं और 40 लोग बी कम्युनिटी से हैं, तो जो मेजोरिटी कहे वही कर देना चाहिए। ये देखने में तो अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, बट ये ना एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है, बट ये शॉर्ट रन के लिए, सिर्फ कुछ टाइम के लिए ये चीज अट्रैक्टिव लगती है। बाद में ना लॉन्ग रन में क्या होता है, ये नेशन की यूनिटी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, नेशन की यूनिटी को तोड़ने में लग जाता है। जो 40 लोग है वो कहेंगे भाई हमारी बात तो सुनी नहीं जा रही, हमारी बात कोई मान ही नहीं रहा, तो हम इस नेशन से अलग होके अपना एक अलग नेशन बना लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज हमें देखने को मिलता है। Tyranny of the majority is not just oppressive for minority, it often affect the majority adversely as well. अब बोला गया है जो अगर हम मेजोरिटी की सारी बात मान के माइनॉरिटी पे अगर हम फोर्स करें और माइनॉरिटी को हम क्या करें, ऑप्रेस करके रखें, ठीक है, इसका इफेक्ट सिर्फ माइनॉरिटी पे नहीं होता, माइनॉरिटी को ही सिर्फ इसका इफेक्ट झेलने को नहीं मिलेगा कि उसकी बात नहीं सुनती, इसका इफेक्ट हमें मेजोरिटी पे भी देखने को मिलता है। जैसे हमने श्रीलंका और तमिल के बारे में देखा था, कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी। दोनों की कॉन्फ्लिक्ट में श्रीलंका की इकोनॉमी नीचे गई, जीडीपी नीचे गई, वहां का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीचे गया। तो ये चीज हम देखते हैं, ये जो जीडीपी नीचे जाना या फिर इनकम में कम हो जाना, ये तो मेजोरिटी को भी हर्ट किया ना, सिर्फ माइनॉरिटी को तो हर्ट किया नहीं था। तो यही चीज यहाँ पे बता रखी है। अब हम सेकेंड एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेकेंड, डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अब सेकेंड रीजन क्या है, जब भी हम पावर शेयरिंग करते हैं उससे डेमोक्रेसी जो है वो स्टेबल रहती है, डेमोक्रेसी बनी रहती है। कोई एक जो ग्रुप है वो डोमिनेट नहीं कर रहा होता, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी वाला रूल हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। A democratic rule involves sharing power within those affected by its exercise and who have to live with its effect. People have right to be consulted in how they are governed. अब ये चीज यहाँ पे बोल रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक में ये बोल रखा है कि जो डेमोक्रेटिक रूल होता है उसमें पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, एक स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट हम यहाँ पे देख पाते हैं, लोग अच्छे तरीके से रह पाते हैं, लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को आगे रख पाते हैं, लोगों को पता है कि किस तरीके से जो अपनी पावर शेयरिंग को है, जो उन्हें पावर मिली है उसका अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। अब जो लोग हैं, अब क्या होता है कि हम जाते हैं वोट डालते हैं, क्यों, क्योंकि हम जाके देखते हैं कि हाँ ये जो पार्टी ए है और पार्टी बी है, हमें इस बी की पार्टी की पॉलिसीज अच्छी लगी तो मैंने जाके इस बी पार्टी को वोट दे दिया, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि बी पार्टी मेरे लिए रूल्स बनाए, बी पार्टी मुझे गवर्न करे, बी, तो इस वजह से भी हमें पावर शेयरिंग जरूरी है, ठीक है। ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन दो पार्टिसिपेशन एक्वायर्स अ स्टेक इन द सिस्टम। अब एक लेजिटिमेट, एक असली गवर्नमेंट वही होती है जहां पे सिटीजन्स का भी एक अच्छा खासा एक्वायर, मतलब एक ऐसा हिस्सा होता है उस सिस्टम को बनाने में। अगर मैंने जाके इस बी पार्टी को वोट किया तो मेरा हिस्सा आया ना, ठीक है, मैंने कंट्रीब्यूट किया ना गवर्नमेंट बनाने में, मैंने कंट्रीब्यूट किया ना पावर शेयरिंग में। अब जो बी गवर्नमेंट होगी मेरे रूल्स बनाएगी, कानून बनाएगी, मैं जैसा चाहता हूं उस हिसाब से वो मेरे लिए कानून बना रही है, ठीक है, ये यहाँ पे बता रखा है।
Let us call the first set of reason prudential and the second moral. अब बोलेंगे जो पहला सेट है उसे हम क्या कहेंगे, प्रूडेंशियल, जो सेकंड सेट होगा उसे मॉरल कहेंगे। ठीक है, प्रूडेंशियल का यहाँ पे लिखा है बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉस। अब पहला वाला जो हो रहा है कि लड़ाई नहीं होगी, शांति बनी रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, ये हमने प्रॉस और कॉन्स देखे ना कि क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा अगर हम पावर शेयरिंग करें। दूसरा वाला हमारा मॉरल में आ जाता है कि सबको पावर मिलनी चाहिए, अच्छे से लोग रहेंगे, एक डेमोक्रेसी बनी रहेगी, ये मॉरल वैल्यूज के अंदर आ जाता है। ठीक है, while prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcome, moral reason emphasize the very act of power sharing is valuable. पहला रीजन क्या कहता है कि पावर शेयरिंग क्या है, एक अच्छा आउटकम लेके आता है, एक अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। सेकंड क्या कहता है, सेकंड ये कहता है कि जो पावर शेयरिंग की वजह से क्या है, एक वैल्यूएबल, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्रिएट होगा सोसाइटी में, जो कि सोसाइटी को और हार्मनी में लेके जाएगा, मतलब एक शांति के रूप में लेके जाएगा। यहाँ पर ये वाली टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब हम इसमें 4 टाइप ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, किस टाइप के जो है पावर शेयरिंग हमें देखने को मिलते हैं। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज एमर्ज इन ऑपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। अब बोला गया जो पावर शेयरिंग है, अब वो एक ऑपोजिशन में खड़ा होता है, किसके ऑपोजिशन में, अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। एक जो ग्रुप है वो कह रहा है कि हमें पावर शेयरिंग नहीं करनी चाहिए, तो दूसरा जो ग्रुप है वो कह रहा है हमें पावर शेयरिंग करनी चाहिए। For a long time, it was believed that all power of the government must reside in one person or a group of person located at one place. बहुत टाइम तक हमें ये लगा था कि जितनी भी पावर है वो एक आदमी के पास होनी चाहिए या ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब कुछ लोगों के पास ही पावर होनी चाहिए जो एक जगह पे रहते हैं। It was felt that if the power was divided is dispersed, it would not be possible to take quick decision and to enforce them. अब बोला गया है अगर हम पावर को क्या करें, डिस्पर्स कर दे, अलग अलग लोगों में बांट दे कि इसे भी मिल गई, इसे भी मिल गई, इसे भी मिल गई, इसे भी मिल गई, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो क्विक डिसीजन होगा, जो एक डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी की, एक आदमी के पास पावर है, उसने बोला हाँ चलो ठीक है रोड बनानी है, बट अगर 10-12 लोगों के पास अगर पावर है तो क्या होगा, कोई कहेगा नहीं बनानी, कोई कहेगा पुल बना लेते, कोई कहेगा रेलवे ट्रैक बना लेते, तो जो डिसीजन है वो स्लो हो जाता है, ऐसा इनका मानना था। बट दीज नोशन हैव चेंज विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी। बट ये जो नोशन था कि पावर जो है एक आदमी के पास रहनी चाहिए, डिसीजन इसकी वजह से स्लो होने लग जाता है अगर हम ज्यादा लोगों में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करें, ये जो मेंटेलिटी थी, ये जो नोशन था, वो चेंज होता हुआ हमें देखने को मिला था जब डेमोक्रेसी एमर्ज होने लग गई थी। One basic principle of democracy is that people are the source of all political power. In democracy, people rule themselves through institution of self-government. बोला गया है जो एक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी हम जिसे कहते हैं कि डेमोक्रेसी का एक असली पिलर जिसे हम कह सकते हैं, वो तब होता है जब लोग ना खुद एक पॉलिटिकल पावर में आने की कोशिश करते हैं। मतलब लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी गवर्नमेंट बन रही है उसमें सबसे क्रिटिकल रोल किसका होता है, लोगों का। ठीक है, क्योंकि वही जाके वोट डाल रहे होते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट बनेगी कौन सी नहीं, तो ये सबसे बेसिक प्रिंसिपल होता है। अगली लाइन में ये बता रखा है, इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। लोग चाहते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट हम पे रूल करे, ठीक है, तब जाके हम ये मानते हैं कि हाँ पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, कि जो गवर्नमेंट है वो मैंने चूज किया ना, मेरी गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है कि मेरी भी एक हिस्सेदारी बनती है उस गवर्नमेंट को इलेक्ट करने में। इन अ good democratic government due to respect is given to diverse group and views that exist in society। अब बोलेंगे जब भी एक गवर्नमेंट क्या हो, डेमोक्रेटिक हो, जब भी एक आजाद गवर्नमेंट बनती है तो जो अलग अलग ग्रुप होता है, जो डाइवर्स ग्रुप होता है, उन्हें अलग अलग व्यूज उनके सुने जाते हैं। ठीक है, उनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे सुने जाते हैं, उनके किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू या किसी भी व्यूज को क्या कहते हैं, साइडलाइन नहीं किया जाता है। Everyone has a voice in the shaping of public policies. Therefore, it is followed that in a democracy, political power should be distributed among the many in and अरे कौन है यार, घंटी बजाए जा रहा है कोई ना, सड़क पे कोई बच्चे ना। Power should be distributed among as many citizens as possible। अब बोला गया है कि देखो क्या बोला कि एवरीवन हैज अ वॉइस इन शेपिंग द पब्लिक पॉलिसी। जब भी पब्लिक पॉलिसी बनती है, कोई भी अगर कानून वानून बनता है, ठीक है, तो लोगों का भी इसमें वॉइस होता है कि ये कानून सही है, ये कानून सही नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, वहां पे जो पावर शेयरिंग है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि लोगों तक पावर पहुंचनी चाहिए, अलग अलग सेक्शंस में पावर पहुंचनी चाहिए। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स।
अब क्या बोला है, मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर जो पावर शेयरिंग ना अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है, हम एक एक करके उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। जो पहली है पावर शेयरिंग, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। पहले वाले में क्या किया है, हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, ये आप पढ़ते हैं, such as legislature, executive, and judiciary. Let us call this horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at same level to exercise different powers. अब बोला गया है, जब भी हम डेमोक्रेसी के अंदर बात करें, सबसे पहले जो गवर्नमेंट आती है, ठीक है, या एक कॉन्स्टिट्यूशन आ गई, या हम कह ले एक जो इंडिया है वो किस बेसिस पे चलता है, तीन बेसिस पे चलता है। पहला क्या हो गया हमारा लेजिस्लेचर, ठीक है, जो कानून बनाता है। दूसरा एग्जीक्यूटिव, जो उस कानून को इंप्लीमेंट करता है। तीसरा जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी, ठीक है, तीसरा जुडिशरी। अब ये तीनों जो है ना एक सेम लेवल पे आते हैं, सबके पास इक्वल पावर हमें देखने को मिलती है, इसी वजह से हमने इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहा है। ये बात समझ में आई, विच आर ऑन द सेम लेवल, ये बात समझ में आई। आगे चलते हैं। Such a separation ensures that none of the organ can exercise unlimited power. अब इसकी वजह से क्या होता है, अगर लेजिस्लेचर ज्यादा अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगा तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी उसे रोक देते हैं। एग्जीक्यूटिव अपनी पावर को ज्यादा एक्सरसाइज करेगा तो जुडिशरी और लेजिस्लेचर उसे रोकते हैं। लेजिस्लेचर अगर ज्यादा मिसयूज करे तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इस पावर को रोक लेते हैं। तो इस तरीके से जो पावर होती है, कोई भी एक ऑर्गन अनलिमिटेड पावर इस्तेमाल ना करे, तो इस वजह से जो दो अलग वर्ग है वो उस तीसरे वाले को रोकने की कोशिश करते हैं। ईच ऑर्गन चेक द अदर, वही चीज की हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पे चेक रखता है कि दूसरा ऑर्गन क्या कहते हैं, जो पावर है उसे मिसयूज ना करे। दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन, इसकी वजह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चले। Last year, we studied that in a democracy, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament or state assemblies. अब बोला गया है, हमने लास्ट ईयर 9th क्लास में ये पढ़ा था कि जब भी अगर कोई मिनिस्टर या कोई भी गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज करता है या कुछ भी यूज करता है, तो उसे ना जो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली में बताना पड़ता है कि मैंने इस पावर का यहाँ पे गलत इस्तेमाल किया था, क्यों इस्तेमाल किया था, ये सही इस्तेमाल किया था, कैसे सही इस्तेमाल किया था। तो उसे भी अपनी सफाई देनी पड़ती है कि मैंने इस पावर को कहां पे और कैसे इस्तेमाल किया था। सिमिलरली, although judges are appointed by executive, they can check the functioning of the executive or law made by the legislature. अब बोला गया जज को कौन अपॉइंट करता है, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव जो लोग होते हैं वो जजेस को अपॉइंट करते हैं। बट जज, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों के ऊपर चेक रख सकता है कि ये दोनों सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। मतलब कि मैंने तुम्हें क्लास मॉनिटर बनाया और तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझ पे भी चेक कर रहे हो और स्टूडेंट्स पे भी चेक कर रहे हो। बात समझ में आई कि स्टूडेंट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहे, और जो टीचर है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे बताया गया है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। जब भी आए विच सिस्टम इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंस सिस्टम, तो तुम्हें ये पहला वाला पूरा एक्सप्लेन करना होगा। अगला, power can be shared among government at different levels. A general government of entire country and government at the provisional or regional level. अब बोला गया है कि जो पावर शेयरिंग है, ये पहला तो हमने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में बात कर ली, जो सेकंड है वो आता है हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सबसे पहले आ गई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद हमारी जो म्युनिसिपैलिटीज या पंचायत जो होती है, यहाँ पे इसी चीज के बारे में बात की गई। सबसे पहले हमारी जो कंट्री को गवर्न करने वाली, उसके बाद प्रोविजनल जो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होती है, और रीजनल जैसे म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। अब क्या है, जब भी इंडिया में तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, बट किस और कंट्रीज में जो गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री को रूल करती है उसे हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। इन इंडिया वी रिफर टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। इंडिया में हम फेडरल गवर्नमेंट को सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट के रूप में जानते हैं। द गवर्नमेंट एट द प्रोविजनल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। जो गवर्नमेंट है प्रोविजनल लेवल मतलब स्टेट लेवल पे, ठीक है, उन्हें अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंडिया में बेशक हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, कहीं और पे कोई और प्रोविजनल गवर्नमेंट कहते हो या कुछ और टाइप ऑफ गवर्नमेंट कहते हो। इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में हम क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन अ कंट्री। देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविजनल और स्टेट गवर्नमेंट। अब जरूरी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो या फिर मैं कह रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसके बाद हमें स्टेट गवर्नमेंट देखने को ही मिले। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिले, जरूरी नहीं है। कई कंट्रीज में हमें ये प्रोविजनल गवर्नमेंट देखने को नहीं मिली है। But in those countries like ours where there are different levels of government, the constitution clearly lay down the powers of different levels of government. अब बोला गया जिन
कंट्रीज में जहां पे स्टेट लेवल या प्रोविजनल लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिली है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, उनके लिए भी अलग से पावर दी गई है कि स्टेट लेवल के पास ये पावर होगी, सेंट्रल लेवल के पास ये सारी पावर्स होंगी। इंडिया में स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है। कुछ लिस्ट जहां पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकते हैं उसे स्टेट लिस्ट कहते हैं, जो लिस्ट जहां पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकते हैं उसे सेंट्रल लिस्ट कहते हैं। दिस इज वॉट दे डिड इन बेल्जियम बट वॉज रिफ्यूज इन श्रीलंका। अब बेल्जियम में हम देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट भी थी, वहां पे कैपिटल में अलग टाइप की गवर्नमेंट देखने को मिलती, बट श्रीलंका में ये चीज हमें देखने को नहीं मिली थी। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। ये जो हमने वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर पढ़ा, इसे हम क्या कहते हैं, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। जो ऊपर वाला था फर्स्ट वाला, उसे हम हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं, या फिर हम उसे क्या कहते हैं, कहां गया, या फिर इसे हम कहते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे इस सेकंड वाले को हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। The same principle can be extended to the level of government lower than the state government, such as municipalities and panchayat. Let us call division of power involving higher and lower level of government vertical division of power. अब बोला गया है कि इस वाले को हम फेडरल डिवीजन भी कह सकते हैं। अब हमने पहले बात की फेडरल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके नीचे आगे हमारा प्रोविजनल गवर्नमेंट हो गया या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो गया। अब बोला गया है कि हम इसके नीचे भी इसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के नीचे हमारी म्युनिसिपैलिटीज या फिर पंचायत भी आ सकती है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हुए देखने को मिलेगा। हायर स्टेटा से लोअर स्टेटा में जा रहे, मतलब हायर पावर से लेकर लोअर पावर में हम जा रहे, तो इसे हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। इसके बारे में हम अलग से अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। जो थर्ड होता है, अब हम थर्ड पे आ गए, पावर कैन ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब क्या बोला गया, जो पावर है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में भी शेयर किया गया। जैसे कि हम बेल्जियम में देखते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट बनती थी जो कि रीजनल और लिंग्विस्टिक और एजुकेशन के ऊपर बात करती थी, वैसी जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है वो भी पावर शेयरिंग में बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल निभाती है। इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट। वही चीज बेल्जियम में जैसे तीन टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी, एक स्टेट, एक सेंट्रल और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट हमें देखने को मिली थी। In some countries, there are constitutional and legal arrangements whereby social weaker section and women are represented in the legislature and administration. अब बोलेंगे कई कंट्रीज में क्या होता है, कई बार हम ये देखते हैं कुछ जो सोशल और वीकर सेक्शन होते हैं जिन्हें आर्थिक और क्या कहते हैं सोशल सोसाइटीज की हेल्प चाहिए होती है ग्रो करने में। ठीक है, कुछ विमेन्स होती है जिनके लिए अलग से गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, तो ये सारी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में अपने आप को सामने लाने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए। तुम देखोगे कई बार क्या होता है ना कि कम्युनिटी ए है, इनने एक अपनी गवर्नमेंट बनाई होती है। ठीक है, उससे क्या होता है, जो एक की गवर्नमेंट होगी वो इनके डेवलपमेंट की बात करेगी, बी वाली जो गवर्नमेंट है वो बी के डेवलपमेंट की बात करेगी। तो इस टाइप की गवर्नमेंट भी पावर शेयरिंग में क्रिटिकल रोल निभाती है। लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इन असेंबली एंड द parliament of a country. This type of arrangement is meant to give space to the government and the administration to diverse social groups who otherwise would felt alienated from the गवर्नमेंट। अब बोला गया है कि हम देखते हैं कई जगह पे हमें रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखने को मिलती है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, ये अगर इलाका है पूरा इंडिया, इसमें इतना इलाका बोल दिया गया है कि जो यहाँ पे एक्स वाई जो ग्रुप है वो माइनॉरिटी में है, तो बोला गया इस वाले इलाके में जो एक्स वाई ग्रुप सबसे ज्यादा रहते हैं, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनेगी वो क्या होगी, एक्स वाई कम्युनिटी की ही होगी। तो इसे हम कहते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि इस इलाके से सिर्फ यही बंदा खड़ा होगा या इसी कम्युनिटी का बंदा यहाँ पे खड़ा होगा। इससे फायदा क्या होता है, इससे ये फायदा होता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसे ना उस कम्युनिटी के बारे में भी रूल्स बनाने को, उस कम्युनिटीज के बारे में एक अच्छे से जानने का मौका मिल जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। और इससे एक और फायदा होता है कि वो जो ग्रुप है उसे एलिनेटेड फील नहीं होता। मान लो कि इस पूरे इलाके में, ठीक है, ये जो एक्स वाई है माइनॉरिटी में, यहाँ पे एक ही गवर्नमेंट बन गई, यहाँ पे भी एक ही गवर्नमेंट बन गई। ठीक है, तो अब एक्स वाई को लगेगा ना कि मेरी बात तो कोई सुन नहीं रहा, सिर्फ यहाँ इन दोनों जगह पे एक ही गवर्नमेंट बन रखी है, तो मेरी वाली तो कोई बात नहीं सुन रहा, उसे एलिनेशन वाली फील आएगी कि मैं इस कंट्री का हूं ही नहीं। तो इस फीलिंग को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रोविजन बनाया था, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी। दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर शेयरिंग पावर। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती है उसे भी पावर शेयरिंग मिलती है, वो भी अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन, अपनी बातों को गवर्नमेंट के सामने अच्छे से रख सकता है।
जो फोर्थ आता है, फोर्थ में हम क्या बात कर रहे हैं, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। अब बोला गया जो पावर शेयरिंग है वो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में भी करती है। कई बार हम कोलिजन गवर्नमेंट देखते हैं, ठीक है। कोलिजन गवर्नमेंट में क्या होता है, जब भी एक गवर्नमेंट और बी गवर्नमेंट है, ठीक है, और सी गवर्नमेंट है, ठीक है। अगर एक गवर्नमेंट को मेजोरिटी बनाने के लिए 100 सीट है, 100 में से ए के पास आई है 40, बी के पास आई है 20 और सी के पास आई है सिर्फ 10, ठीक है, बाकी चलेगी नोटा पे, ठीक है, नोटा पे चलेगी ना, नाउ दिया। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनाने के लिए 51 सीट्स चाहिए, ए के पास तो है नहीं, बी के पास भी नहीं है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक रूल मतलब एक कोलिजन गवर्नमेंट बना लेंगे जहां पे 40% ए के पास सीट है, 20% बी के पास सीट है, तो टोटल आउटकम कितना हो गया 60। अब चाहिए कितने था 51, तो आपने 60 लेके आपने गवर्नमेंट यहाँ पे बना दी। तो इस वजह से जो पावर शेयरिंग होती है वो ए और बी दोनों के बीच में होती है, हमें देखने को मिलेगी। प्रेशर ग्रुप्स क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। And control the influence of those in power. In democracy, the citizen must have freedom to choose among which contenders of the power. अब बोला गया डेमोक्रेसी में ना लोगों के पास हक होता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को चूज कर सकते हैं कि हमें ए चाहिए, बी चाहिए या सी चाहिए, इनमें से उनकी मर्जी होती है। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक अ फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। अब अगर मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। अब ए भी जीतना चाहेगी, बी भी जीतना चाहेगी और सी भी जीतना चाहेगी। सच कंपटीशन एंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। अब इससे ना फायदा ये होता है कि मान लो ए जो है वो 20 साल तक रूल कर लिया, अब मुझे बी की पॉलिसीज अच्छी लग रही है तो मैं बी को वोट देके बी को गवर्नमेंट बना दूंगा। तो इस कंपटीशन से ये होता है कि एक आदमी के पास जो पावर है ज्यादा देर तक उसके हाथ में नहीं रहती है, पावर शेयर जो पावर होती है वो दूसरी गवर्नमेंट के पास भी जाती है। In long run, power is shared among different political parties that present different ideology and social groups. अब बोला गया लॉन्ग रन में जब हम बात, पता नहीं क्यों रम बाद में निकल रहा है, बार बार निकल रहा है, बट छोड़ो। इन लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंटेड डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने कोलिजन गवर्नमेंट की बात की, जो पावर होती है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में भी शेयर होती हुई हमें देखने को मिलती है, जिनके पास अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं। मान लो जो एक गवर्नमेंट है, यहाँ पे ऊपर स्पेस है, जैसे जो ये एक गवर्नमेंट है, इसकी आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म मान लेते हैं, ठीक है, कैपिटलिज्म। जो बी है उसकी आइडियोलॉजी क्या है, सोशलिज्म, ठीक है। यहाँ पे हर चीज प्राइवेट लोगों को मिलेगी, ठीक है। सोशलिज्म में हर चीज गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, ठीक है, जो सोसाइटी कंट्रोल करेगी। तो अब ए और बी ने यहाँ पे कोलिजन गवर्नमेंट बनाई, तो इसका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, इसका अलग पॉइंट ऑफ व्यू। अब जब दोनों एक साथ आ रहे हैं तो एक कुछ हमें कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ देखने को यहाँ पे मिलता है। जो ए ग्रुप होगा वो बी वाले का पॉइंट ऑफ व्यू को समझेगा, बी वाला जो होगा वो ए वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करेगा। Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest election। वही चीज कई बार क्या होता है, हमें ना ये जो पावर शेयरिंग तो डायरेक्ट देखने को मिलती है जब एक और या उससे ज्यादा पार्टीज कोलिजन गवर्नमेंट बनाती है, अलायंस बनाती है इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए। इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिजन गवर्नमेंट। अगर उनकी अलायंस जीत जाती तो क्या बनाएगी, कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट कैसे काम करती है मैंने ऊपर बता ही दिया। एंड दस शेयर पावर, और वो फिर क्या करती है, पावर को शेयर किया करती है। In a democracy, we find interest groups such as those traders, business, industrialists, farmers, industrial workers. They also have a share in government powers either through participation in government committee or bringing influence to decision making process. अब बोला गया है जो हमने ऊपर बात की इंटरेस्ट ग्रुप्स की, इंटरेस्ट ग्रुप्स में कौन आते हैं, जैसे ट्रेडर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, फार्मर्स हो गए, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए। ये भी इनकी भी एक अच्छी खासी एक स्पीच या कह सकते हैं एक क्या कहते हैं से होता है, ठीक है। एक ये भी एक अच्छा खासी गवर्नमेंट को में ना इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। मान लो कोई बड़े बिजनेसमैन है तो गवर्नमेंट चाहेगी कि वो जो बड़ा बिजनेसमैन है उनकी पार्टीज को फंड करता रहे, वो जो बड़ा बिजनेसमैन है वो देश को डेवलप करने में मदद करता है। तो कई बार जो गवर्नमेंट होती है वो उस बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग कई बार लॉज बनाती है। तो यहाँ पे यही चीज बोला गया, दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट पावर। उनके पास भी गवर्नमेंट एक अच्छा खासा हिस्सेदारी होती है गवर्नमेंट की पावर में। अब वो क्या कर सकते हैं, उनकी इन्फ्लुएंस, ठीक है, वो अपने इन्फ्लुएंसिंग पावर का यूज करके गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी उनकी भी एक हिस्सेदारी होगी, उनका भी एक पावर शेयरिंग का हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इन यूनिट 3 वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल। अब हम चैप्टर 3 में या फिर हम यूनिट 3 में हम ये देखेंगे कैसे पॉलिटिकल पावर जो पार्टीज होती है वो वर्क किया करती है। और यहाँ पे आके हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो
अगली बार जो मैं वीडियो लाऊंगा वो हमारी चैप्टर 2 की होगी। तो अभी के लिए जय हिंद, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बाय बाय।